अब हर किसी को बस इंटरनेशनल जाना है। जरा ये गूगल ट्रेंड्स का चार्ट देखो, इसमें मैंने कीवर्ड डाला यूएस स्टॉक्स और पता चलता है कि 2-3 साल पहले किसी को नहीं पड़ी थी कि यूएस स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई इस टर्म को सर्च भी नहीं कर रहा था। बट 2-3 साल में गेम पूरा चेंज हो चुका है। अब हर कोई लेफ्ट राइट सेंटर बस यही सर्च करने में लगा है कि वो यूएस में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट मैं खुद आपको इसके एडवांटेजेस गिनाने वाला हूँ, बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको इसके नुकसान भी बताऊंगा बड़ी ही डिटेल में। एंड इंडिया में कौन कौन से टाइप के इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, बट उनके क्या झोल हैं शायद ही आपको नहीं पता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको उस सवाल का जवाब ढूंढने में हेल्प करूंगा जो आपको खुद से पूछना चाहिए। वो सवाल है, डू आई इवन नीड इंटरनेशनल एक्सपोजर इन माई पोर्टफोलियो? और अगर इसका जवाब हाँ है तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका नुकसान होने से बचेगा। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मंदी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। एंड नंबर 1 एडवांटेज इज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स फॉलो करते हो तो 2-3 महीने पहले एक इवेंट हुआ था चाइना में। हुआ ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को ये बोला कि अब से आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकते, एनजीओ बन जाओ, आईपीओ भी नहीं ला सकते और फंडिंग भी रेज नहीं कर सकते, एंजॉय, ओके बाय। एज अ रिजल्ट चाइनीज कंपनीज के स्टॉक्स मोर देन 50%, 60%, कुछ कंपनीज 90% तक भी डाउन हो चुकी थी। इससे मैं एक चीज इंप्लाई कर रहा हूँ कि अगर किसी एक कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उस कंट्री के स्टॉक्स गिरते हैं तो दैट डजंट मीन बाकी सारे कंट्रीज में भी वही ट्रेंड फॉलो होगा। चाइनीज स्टॉक्स गिरे बट इंडियन और यूएस स्टॉक्स तो पता नहीं कब से बढ़े ही जा रहे हैं। तो आपका भी अगर 100% वेल्थ अगर एक कंट्री में इन्वेस्टेड है और उस कंट्री में ही कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिससे पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा है बट उस कंट्री के स्टॉक्स तो गिर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। बट अगर आपका पैसा एक से ज्यादा कंट्रीज में इन्वेस्टेड है तो आपने वो कंट्री रिस्क को रिड्यूस कर दिया। सेकेंड एडवांटेज इज वी फाइनली गेट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज जिसके हम सालों से खुद कस्टमर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज़ करी है, हाँ खरीद के यूज़ नहीं करी, पायरेटेड यूज़ करी है बट करी है। हम गूगल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं एंड दोस्त से पासवर्ड लेके नेटफ्लिक्स भी यूज़ करते हैं। मैं फिलहाल अभी भी दोस्त से पासवर्ड लेकर ही नेटफ्लिक्स यूज़ करता हूँ। एंड ये जितनी भी कंपनीज हैं जिसके हम बहुत सालों से कंज्यूमर्स हैं और प्रॉबेबली जीवन भर कंज्यूमर्स रहने वाले हैं, ये सारी की सारी कंपनीज यूएस बेस्ड कंपनीज हैं और वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, बट मेरा पॉइंट ये है कि इन्वेस्ट करने का ऑप्शन जरूर है। थर्ड एंड फाइनल एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली इज करेंसी एडवांटेज। अब ये हर कंट्री में काम नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको यूएस का एग्जांपल देता हूँ। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $1 का प्राइस चल रहा है 73.66 रुपीज़। ऐसा मान लेते हैं 73 चल रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब लेट से मैंने कंपनी ABC जो यूएस में लिस्टेड है उसका एक शेयर खरीदा और वो एक शेयर $100 का है, मतलब मुझे 7,300 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़े। एंड लेट्स अज्यूम कोई भी चार्जेस नहीं है, पूरे 7,300 रुपीज़ का मुझे एक $100 वर्थ ऑफ शेयर मिल चुका है। और फाइनली जिस दिन मुझे विड्रॉ करना था या रिडीम करना था वो शेयर प्राइस फिर से $100 का है। अब ऐसे देखा जाए तो 0% रिटर्न है, बट अब जब मैं उसको बेचूंगा और अपने डॉलर्स को INR में कन्वर्ट करूंगा तो 5 साल बाद लेट्स अज्यूम डॉलर का रेट अब 80 रुपीज़ है, तो मुझे 8,000 रुपये मिलेंगे, जबकि मैंने इन्वेस्ट किए थे 7,300 रुपये। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैंने कंपनी की बजाय करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। अब इस लॉजिक में थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने किसी ऐसे कंट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है जिसकी करेंसी रूपी के कंपैरेटिवली हमेशा वीक हो जाती है, तो आपका ये जो करेंसी एडवांटेज है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसी लॉजिक से आपको लॉस भी हो सकता है। सेकंड चीज जिसका हमेशा आपके पास एक मेंटल नोट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज डॉलर के अगेंस्ट रूपी हमेशा वीक होता आया है डजंट मीन हमेशा आगे भी ऐसा होगा। हाँ, नियर फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, बट अगर आप अपना मेजॉरिटी पैसा इंडिया में लगा रहे हो, इंडिया पे बेट कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि आने वाले 20-30 साल में इंडिया भी एक सुपर पावर बनेगा, तो उस सिनेरियो में रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग होगा। तो ये जो करेंसी एडवांटेज है वो आपके एक अजम्पशन पे काम करेगा कि आने वाले 5, 7 या 10 सालों में रुपी ऑन एन एवरेज 4-5% हमेशा डेप्रीशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट, और इसी वजह से आप एक अमेरिकन सिटीजन से ज्यादा पैसा कमाओगे। अब ये तो बहुत ही सुंदर सुंदर एडवांटेजेस हैं, बट नॉट एवरीथिंग इज सनशाइन एंड रेनबोज। अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस की।
सबसे पहला डिसएडवांटेज, आप और मैं कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग एक फुल टाइम जॉब नहीं होता, वो कुछ और भी काम करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इंडियन हो और इंडिया की ही सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल कंडीशंस, ये सबका आपको डेली बेसिस पर अपडेट रखना है, तो भी आपकी बैंड बज सकती है। और सिर्फ अपडेट नहीं रखना है, एनालिसिस करना है और अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डॉन्टिंग टास्क, बट सेम काम करना पड़े, बट अब कंट्री दूसरा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस दूसरे देश की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड बाकी सारी चीजों की जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप वहां पैसा लगा तो दोगे, बट आप 100% कन्विक्शन के साथ शायद ये नहीं बोल पाओगे कि मैं सब जानता हूं उस मार्केट के बारे में एंड इसीलिए मैंने उसमें पैसा लगाया। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, टैक्सेस। अब इंडिया में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स रूल अच्छे से पता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। और अगर नहीं भी पता तो आप बस इतना जान लो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, मतलब 1 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हो, और उसके बाद इंडियन स्टॉक्स या इंडियन म्यूचुअल फंड्स बेचते हो इक्विटी वाले, तो आपको पहले 1 लाख तक तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। और 1 लाख के ऊपर अगर आपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है तो उस पर आपको 10% का LTCT टैक्स देना है और उसके ऊपर 4% का सेस देना है, जो टैक्स अमाउंट पे लगता है। तो इंडियन इक्विटीज पे काफी कम टैक्स लगता है, ये एक प्लस पॉइंट है। बट अगर आपने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 साल के अंदर अंदर बेचने पर लगता है और वो पूरा गेन आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है। और अगर आपने 3 साल के बाद बेचा तो आपको 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। फाइनल डिसएडवांटेजेस, चार्जेस। अब चार्जेस मैं आपको वीडियो के अगले सेक्शन में केस बाय केस समझाऊंगा। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से तरीके हैं इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने के और कौन कौन से तरीके से आपको थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम क्यों किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरे ओपिनियन में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन एंड नॉट रिटर्न्स। देखो, डिसएडवांटेजेस में आपको क्लियरली मैंने बताया कि लैक ऑफ रिसर्च है, कंपनी का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस के इन्वेस्टर्स भी यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा पंप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, ग्रोथ के चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं। तो आपका मेजॉरिटी पैसा इंडिया में लगना चाहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट 20 ईयर्स का एक स्ट्रॉन्ग बेट ले सकते हैं कि इंडिया यहाँ से तो बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। इंडिया में करीब 50 के अराउंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का आपको ऑप्शन देती हैं। ये सेक्टोरल फंड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ईडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड, या फिर ज्योग्राफिकल हो सकते हैं जैसे कि ग्रेटर चाइना फंड, या फिर ग्लोबल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड। सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव वो उसी टाइप की कंपनीज या उसी टाइप की ज्योग्राफीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ किन किन तरह से आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इसको रिकमेंडेशन मत समझना, इसमें से आधे से ज्यादा ऑप्शंस मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। एंड आपको फाइनली कंक्लूजन में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड स्टडी करने के लिए मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं उसका नाम है टिकरटेप। ये काफी डिटेल्ड और इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ना सिर्फ स्टॉक्स बल्कि म्यूचुअल फंड्स को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने टाइप किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेफ्ट में आपको इसकी कुछ हाइलाइट्स दिखेंगी, राइट में आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं, एंड थोड़ा नीचे आओगे तो आपको इसके की मेट्रिक्स दिखेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपेंस रेशो, पी रेशो, शार्प रेशो एटसेट्रा। थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको इसके कंपेटिटर फंड्स भी दिखेंगे जिनके साथ आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि इस फंड ने कहां इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको क्लिक करना है पोर्टफोलियो पे। यहाँ पर आपको एसेट एलोकेशन दिखेगा, उसके नीचे आओगे तो आपको सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, वो भी लास्ट के 4 क्वार्टर्स का। यहाँ से आप अलग अलग सेक्टर्स को चूज करके उनका एलोकेशन चेक कर सकते हो 6 क्वार्टर्स तक का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर फंड ने जून 2020 में प्राइवेट बैंक्स में 14.22% पैसा इन्वेस्ट किया था, बट उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर से वो एलोकेशन कम हो गया 8.4% एंड करंटली प्राइवेट बैंक्स का एलोकेशन 8.79% है। और अगर आपको ये जानना है कि इस फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है तो आप और नीचे स्क्रॉल करें और आपको यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स के नाम भी दिख जाएंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली फंड मैनेजर की भी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। इसमें दिखा रहा है इस फंड के 3 मैनेजर्स हैं, उनका AUM जो वो मैनेज कर रहे हैं एंड उनके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है। नीचे आओगे तो आपको मैनेजर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके दिखाया है उसी कैटेगरी के बाकी फंड मैनेजर्स के साथ, और यहाँ से आप सारे फंड मैनेजर्स की सेम कैटेगरी में रैंक चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस फंड के जो मैनेजर्स हैं मिस्टर राजीव ठक्कर, इनकी रैंक है 25। तो इस पोर्टल के काफी फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हाउएवर इसका पेड वर्जन भी बहुत अफोर्डेबल है। इनफैक्ट जो आपने नेटफ्लिक्स का पैसा बचाया है वो आप इसमें लगा सकते हैं एंड इसको आप इन्वेस्टमेंट समझे, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपको सही डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगी। एंड अच्छी बात यह है कि टिकरटेप का डेस्कटॉप वर्जन के साथ टिकरटेप की ऐप भी अवेलेबल है। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर चेकआउट करना।
पहला तरीका है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये पर्टिकुलर ETFs इंडियन एक्सचेंजेस यानी NSE और BSE पर लिस्टेड हैं, बट ये US के इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। एग्जाम्पल माफांग माफांग मतलब अभी मेरा एसेट का NYSE फैंग प्लस ETF जो आया था, उसका जो स्क्रिप्ट कोड है वो है माफांग। इसको आप सर्च करोगे अपने डीमैट अकाउंट में NSE या BSE पे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो माफांग है ये एक इंडेक्स को ट्रैक करता है और वो इंडेक्स काफ़ी नया है, उसका नाम है NYSE फैंग प्लस। इसमें टोटल 10 ही कंपनीज हैं। और जो दूसरा एग्जांपल है वो है N100 मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100, और N100 इसका स्क्रिप्ट कोड है, ये आपको डीमैट अकाउंट पे सर्च करने पे मिलेगा। अब ETF क्या है? जैसे इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, वैसे ही ये ETF भी इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं। तो मतलब आज अगर मैं कुछ ETF खरीद रहा हूँ तो डायरेक्ट AMC से नहीं, किसी दूसरे ETF होल्डर से खरीद रहा हूँ। और यहीं पे इसका एक चैलेंज आ जाता है। चैलेंज ये कि यहाँ पर लिक्विडिटी की आपको भारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चांसेस आर आपने इन्वेस्ट तो कर लिया, बट जब आप उसको बेच रहे हो तो इनफ बायर शायद अवेलेबल ना हो, क्योंकि इंडिया में अभी ETF का कल्चर इतना आया नहीं है। हाँ, US में बहुत सारे ETFs हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के ETFs हैं और अलग अलग थीम पे बेस्ड हैं, और वहाँ पर ETF में गुड इनफ लिक्विडिटी भी है। बट इंडियन एक्सचेंजेस पर ये जो ETFs हैं इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। अब ETF के बारे में आपको एक और बात जाननी ज़रूरी है। ये किसी AMC के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं और AMC ETF पर भी एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है। अब जैसे ये माफांग है, इस पे 0.37% का एक्सपेंस रेशो है, जो कि अच्छी बात है। और ये जो N100 है, इस पे आपको 0.54% का एक्सपेंस रेशो बेयर करना पड़ेगा। तो ETF एक तरीका ज़रूर है इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने का, बट इसमें चैलेंजेस है। चैलेंज नंबर 1, इस पे टैक्स लगेगा डेट फंड्स की तरह, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड चैलेंज ऑलरेडी बता दिया, लिक्विडिटी इश्यूज। एंड थर्ड एंड फाइनल चैलेंज इज नॉट इनफ ऑप्शंस, वो भी मैंने आपको बताया। US में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इंडियन एक्सचेंजेस पर जो ETFs हैं उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। एंड ये जो मैंने आपको बताए ये मेरे पर्सनल फेवरेट ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। ETF के बाद आता है FOF यानी FOF FOF मतलब फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड क्या करता है? फंड ऑफ फंड आपका पैसा खुद इन्वेस्ट नहीं करता है, वो आपका पैसा लेकर दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। बस इतना सा काम करता है। आप अगर सर्च करोगे JP Morgan US टेक्नोलॉजी फंड अपनी किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो US के फंड्स हैं। बट अगर आपको फिर भी वो JP Morgan वाले फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी म्यूचुअल फंड ऐप में सर्च कर सकते हो ईडलवाइस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड, क्योंकि इस फंड में पैसा डालोगे तो ये जो AMC है ये आपका पूरा पैसा भेज देगी JP Morgan के US टेक्नोलॉजी फंड में। अब इन टाइप के फंड ऑफ फंड्स में चैलेंजेस क्या है? चैलेंज नंबर 1, अगेन टैक्स लाइक अ डेट फंड, 36 मंथ्स वाला रूल लगेगा एंड 20% टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड चैलेंज, अब ये US स्पेसिफिक चैलेंज है। US में आधे से ज़्यादा एक्टिव फंड्स S&P 500 इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो किसी फंड ऑफ फंड में और वो फिर आपका पैसा भेज रहा है किसी एक्टिव US म्यूचुअल फंड में, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि लॉन्ग टर्म में आप S&P 500 को बीट कर पाओगे। और अगर S&P 500 को भी बीट नहीं कर पा रहे हो तो 1.32% का एक्सपेंस रेशो देना मुझे थोड़ा सा फेयर नहीं लगता है। एक्सपेंस रेशो से मैं अब अपने पॉइंट पर आता हूँ, जो मैंने आपको कहा था चार्जेस। अब म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो तो दो ही टाइप के चार्जेस हैं, एक तो एक्सपेंस रेशो, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो वैसे भी नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशो अब आप ध्यान से समझो। आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ईडलवाइस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड में। ये जो फंड ऑफ फंड है इसका एक एक्सपेंस रेशो है। फिर ये थोड़ा सा कैश होल्ड करेगा और बचा हुआ पैसा भेज देगा कहाँ? JP Morgan US टेक्नोलॉजी फंड में। अब वो जो अंडरलाइंग फंड है JP Morgan का, उसका भी एक अपना एक्सपेंस रेशो है। वो भी एक सर्टेन कैश होल्ड करेगा रिडेम्पशन प्रेशर्स के लिए और फिर बचा हुआ पैसा लगाएगा अमेरिकन कंपनीज में। तो आप पे एक एक्सपेंस रेशो तो डायरेक्ट लग रहा है जो ये फंड ऑफ फंड ईडलवाइस वाला लगा रहा है, और जो दूसरा एक्सपेंस रेशो है वो लगेगा JP Morgan का। तो आप जब अपनी ऐप में ईडलवाइस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड सर्च करोगे तो यहाँ पे दिखेगा 1.32%। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिर्फ फंड ऑफ फंड का एक्सपेंस रेशो है और JP Morgan का ऐड करने के बाद ये ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इसमें वो दोनों एक्सपेंस रेशो इंक्लूडेड हैं? और ये चीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है क्योंकि AMCs इसके साथ खेल सकती हैं। AMCs चाहे तो सिर्फ फंड ऑफ फंड का एक्सपेंस रेशो लिख के दिखा सकती हैं, या फिर वो टोटल एक्सपेंस रेशो दिखा सकते हैं जिसमें फंड ऑफ फंड का प्लस जो अंडरलाइंग फंड का एक्सपेंस रेशो है वो दोनों जुड़ के दिखता है। तो ये जो 1.32 मुझे दिख रहा है मेरी म्यूचुअल फंड ऐप में, इसमें मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फिर ईडलवाइस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर प्लान होगा, या मोस्ट वेबसाइट्स पे बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर प्लान होता है। पहले आप उसको डायरेक्ट में स्विच करो, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशो में दिखेगा 1.32%। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंस ऑफ अंडरलाइंग फंड। यानी ईडलवाइस एक अच्छा काम कर रहा है, आपको गुमराह नहीं कर रहा है। 1.32 अगर वो दिखा रहा है तो दैट मीन्स वो टोटल एक्सपेंस रेशो है दोनों फंड्स का मिला के।
बट सैडली सारी की सारी एएमसीज ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती हैं। आपको काफ़ी बार फंड ऑफ फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम दिखाई देगा। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये तो बहुत चीप है, बट उसमें आधी ही पिक्चर होगी, उसमें अंडरलाइन फंड का एक्सपेंस रेशियो शायद जोड़ा नहीं गया है। और वो ढूंढने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को स्कीम डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, वेबसाइट पर जाना पड़ता है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, जो कि मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। सो ऑल इन ऑल अगर यूएस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे फंड ऑफ फंड्स भी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि 1.32% या जो भी एक्सपेंस रेशियो है अदर एएमसीज का, अगर वो पे करके एक्टिव फंड में मैं जा रहा हूँ तो एटलीस्ट वो S&P 500 को तो बीट करे। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको फंड ऑफ फंड का। अभी मैंने आपको माफांग बताया जो ETF है मिराई एसेट का, उसका पूरा नाम है मिराई एसेट NYSE फैंग ETF। अब इसके आगे आप FOF जोड़ दो, यानी इनका एक म्यूचुअल फंड भी है जो आपका पैसा लगाएगा इस पर्टिकुलर ETF में। सो ऑल्दो ये जो NYSE फैंग इंडेक्स है जिसको ये ETF और फंड ऑफ फंड ट्रैक कर रहे हैं, वो इतना अच्छा नहीं लगता है मुझे इन्वेस्ट करने को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बस 10 ही कंपनीज हैं और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है। बट अगर किसी को फिर भी इन्वेस्ट करना है तो माफांग की बजाय अगर वो माफांग के ही फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो प्रॉब्लम क्या है? लिक्विडिटी की। अगर आप ETF लोगे तो बेचने के लिए कोई बायर होना चाहिए, बट आप अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ले रहे हो तो बेचने के लिए आपको रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालनी है और AMC को आपका पैसा मोस्ट केसेस में देना पड़ता है। बट अगेन माफांग जो ETF है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.37% और जो माफांग ETF FOF है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.33%। अब इन दोनों को जोड़ के 0.7% का एक्सपेंस रेशियो बेयर करके आप इसके FOF में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर FOF के चैलेंजेस हैं टैक्स, क्योंकि ये डेट फंड की तरह ही टैक्स होगा, और दूसरा चैलेंज है ये पर्टिकुलर इंडेक्स इटसेल्फ जिसको ये ट्रैक कर रहा है। ये इतना फेवरेबल इंडेक्स मुझे मेरे ओपिनियन में नहीं लगता है। अगला तरीका इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने का इज कॉल्ड फीडर फंड्स। अब फीडर फंड्स FOF यानी FOF के बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। FOF भी आपका पैसा लेता है और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। फीडर फंड भी आपका पैसा लेकर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि FOF ये बोलता है कि हम आपका पैसा नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां हमें सही लगेगा वहां इन्वेस्ट कर देंगे। फीडर फंड ये बोलता है कि मेरा एक मास्टर फंड है किसी दूसरे कंट्री में और मैं उसके लिए फंड्स कलेक्ट करने का काम इंडिया में कर रहा हूं। तो वो जो फीडर फंड है वो आपका पैसा स्ट्रिक्टली वो उसी मास्टर फंड में इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इसका एग्जांपल दूं तो फ्रैंकलिन फीडर, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ। तो ये फंड आपका पैसा कलेक्ट करेगा और फिर भेज देगा दूसरे म्यूचुअल फंड में, और उस म्यूचुअल फंड का नाम है फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज अक्यूमुलेशन। ये जो ACC लिखा होता है इसका मतलब होता है अक्यूमुलेशन। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड। ग्रोथ मतलब जो भी पैसा उसमें आ रहा है रिटर्न्स में वो री इन्वेस्ट हो जाता है और आपकी NAV बढ़ जाती है और आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। उसी चीज को US में बोला जाता है ACC यानी अक्यूमुलेशन। जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो म्यूचुअल फंड्स में री इन्वेस्ट करे जाएंगे और उससे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा था एक्सपेंस रेशियो वाला पंगा, अब इसमें आप फ्रैंकलिन इंडिया फीडर का जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें लिखा है 0.52%। अब ये देख के आप खुश हो सकते हो कि इसमें तो बस 0.52% है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो US वाला फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो जोड़कर नहीं लिखा है। वो जानने के लिए आपको US का फंड सर्च करना पड़ेगा। आप किसी भी पोर्टल पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मॉर्निंग स्टार पे किया है तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऑनगोइंग चार्ज। ऑनगोइंग चार्ज मतलब US में इसको एक्सपेंस रेशियो नहीं बोलते, ऑनगोइंग चार्ज बोलते हैं, और वो लिखा है 0.85%। तो आप अगर इस फंड में जाओगे तो आपको 0.52 प्लस 0.85% ये आपका एक्सपेंस रेशियो बनेगा। चैलेंजेस, सबसे पहला अगेन मोस्ट US एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आर अनेबल टू बीट S&P 500। सेकंड चैलेंज एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें दो एक्सपेंस रेशियोज हैं। हाँ, उसको टोटल करके भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगेन आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके भी उससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, तो फिर एक्सपेंस रेशियो पे करके लो रिटर्न कमाना मेरे समझ में थोड़ा कम आता है। एंड थर्ड चैलेंज अगेन इज टैक्सेस, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36 महीने के बाद 20% लगेगा। एंड क्योंकि यहाँ पर दो म्यूचुअल फंड्स हैं, दोनों ही अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं एंड दोनों ही अपने पास कुछ कैश होल्ड करके आगे पैसा भेजते हैं, तो अगर ये कोई इंडेक्स को ट्रैक करने वाले हैं तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैकिंग एरर आने की भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले क्लैरिफाई कर दूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको US में एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा मुझे आने दो अगले ऑप्शंस पे, आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद आते हैं एक्टिवली मैनेज्ड इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है निपॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। अब इसमें चैलेंज क्या है? एक तो ये एक्सपेंसिव है, इसका एक्सपेंस रेशियो 1.49% है, एंड अगर मैं इतना एक्सपेंस रेशियो पे कर रहा हूं तो मैं एटलीस्ट S&P 500 से ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद करता हूं।
अगला तरीका इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने का इज कॉल्ड इंडेक्स फंड्स। इसका एग्जांपल है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। इसको आप अपनी ऐप पर देखोगे तो एक्सपेंस रेशो मिलेगा 0.49% एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और ये फंड S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसके प्रोज क्या हैं? आपको म्यूचुअल फंड ढूंढने का जो मेहनत है वो बच गया, क्योंकि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो भी एक ऐसा इंडेक्स है जो बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड है, और उस इंडेक्स को बीट करना काफी म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम है यूएस में। एक्सपेंस रेशो इज ऑल्सो बेरेबल 0.49%। चैलेंज है तो बस एक, टैक्सेस। इसमें भी डेट फंड की तरह ही टैक्स लगेगा। अब आप शायद ये बोलो कि यार अगर आपने पहले ही बोल दिया है कि सारे तरीकों में डेट फंड की तरह ही टैक्स लगेगा तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई एम सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट। अगला एक और तरीका है इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने का, वो है इंडियन म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये भी सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स ही थे, इंडियन AMCs के द्वारा लॉन्च किए गए म्यूचुअल फंड्स थे, बट मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा म्यूचुअल फंड जो इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब ऐसा म्यूचुअल फंड हो सकता है एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहता हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो इस म्यूचुअल फंड का फंडा ये है कि ये मिनिमम 65% पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, और इस वजह से ये एक इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड बन जाता है। और बाकी जो 35% एलोकेशन है वो ये इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी इनका अराउंड 30% एलोकेशन यूएस स्टॉक्स में है। अब इसके प्रोज सुनो। पहला प्रो, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। कंसिडरिंग ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है, इसने पास्ट में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को बीट किया है, कैटेगरी में भी बहुत आगे है, एंड इसका अच्छा खासा एलोकेशन यूएस स्टॉक्स में भी है। सेकंड फायदा, जो बहुत मेजर फायदा है, बहुत लोग इसको रियलाइज नहीं करते, ऑटोमेटिक एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सेपरेटली इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आपको अपने एसेट एलोकेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना पड़ेगा। बट इस टाइप के फंड्स में रीबैलेंसिंग, डाइवर्सिफिकेशन सब कुछ ऑटोमेटिक फंड मैनेजर ही करता है। एंड क्योंकि बिना रीबैलेंसिंग के पोर्टफोलियो आपका वल्नरेबल रहेगा, इसीलिए मेरा जो पर्सनल फेवरेट म्यूचुअल फंड है दैट इज अ फ्लेक्सी कैप फंड। और सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि ये एक इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड है, अब इस पे होने वाले गेन्स पर आप जो टैक्स भरोगे वो इंडियन इक्विटी रूल के हिसाब से ही भरोगे। मतलब 1 साल से पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे आपको 15% का टैक्स देना है, और 1 साल के बाद बेचोगे तो पहले 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका पूरे साल में सारी इक्विटीज का मिला करके टैक्स फ्री होगा, और 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट पर आपको 10% टैक्स देना है। तो ये थे अलग अलग तरीके इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने के। अब ये सारी बातें एक तरफ, एक बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहली बात करते हैं क्यों चाहिए। क्यों चाहिए मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिटर्न्स के लिए नहीं। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जो फुलफिल करनी ज़रूरी है। वो कंडीशन ये होती है कि आप जिन 2 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो उल्टे कोरिलेशन में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी एंड गोल्ड। जब स्टॉक मार्केट क्रैश आया था लास्ट ईयर तो गोल्ड बहुत भाग गया था, इसीलिए इक्विटी और गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन माना जाता है। बट इंडियन मार्केट्स यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे वो नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है। 100% आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूएस डूबेगा तो इंडिया बढ़ेगा या इंडिया डूबेगा तो यूएस तो बढ़ ही रहा होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन भी आप सिर्फ वो कंट्री रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं कि कोई अनफोर्सीन इवेंट जो सिर्फ इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है उसकी वजह से अगर मेरे इंडियन स्टॉक्स गिर रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे यूएस स्टॉक्स बढ़ या घट नहीं रहे, एटलीस्ट स्टेबल तो है। इसके बाद आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का बस 5 या 10% ही इंटरनेशनल इक्विटी में रखोगे तो ना तो इससे ज़्यादा रिटर्न्स आने की उम्मीद है ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, ना ही आप ट्रू डाइवर्सिफिकेशन अचीव करोगे। तो आप अगर एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 20-25% एलोकेट करोगे इंटरनेशनल इक्विटी में तो ही आप ट्रू डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर पाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने 50% एलोकेट किया इंडियन इक्विटीज़ में, 20% किया इंटरनेशनल इक्विटीज़ में, एंड यहाँ पर सिर्फ यूएस नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी ट्रूली इंटरनेशनल इक्विटी, और 30% किया डेट में। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है रीबैलेंसिंग का। अगर आपका इंडियन इक्विटी आउट परफॉर्म करता है तो आपको वो पैसा निकालकर इंटरनेशनल इक्विटी में डालना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। बट क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स में टैक्स ज्यादा लगता है इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको टाइमली रीबैलेंस नहीं करना चाहते। अब ये चीज आपको समझनी चाहिए, या तो आप टैक्सेस बचा सकते हो बट उस केस में आप रीबैलेंस ना करके अपने पोर्टफोलियो को वल्नरेबल बनाते हो, एंड अगर आप रीबैलेंस कर रहे हो तो टैक्सेस तो आपको बेयर करने ही पड़ेंगे। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अगर आपका कैपिटल अभी काफी छोटा है तो इतना पेन लेने का, रिसर्च करने का कोई पॉइंट नहीं है।
ये नॉलेज आपके तब काम आएगी जब कैपिटल थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपए के लिए इतना रिसर्च करना, दूसरे कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशंस का अपडेट रखना एंड उस 10-20 हज़ार रुपए पे जो प्रॉफिट बनेगा उस पर 20% टैक्स दे देना, मुझे नहीं लगता इट्स वर्थ इट। तो ये आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आपका वो जो 20% है या जितना भी परसेंटेज आपने एलोकेट करने का सोचा है वो कितना बन रहा है एंड क्या वो इतना डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके पोर्टफोलियो में या नहीं करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो था म्यूचुअल फंड्स का रास्ता, मतलब आपने इनडायरेक्ट इन्वेस्ट किया है दूसरे कंट्रीज के कंपनीज में। क्या आप इंडिविजुअल इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीद सकते हो? बिल्कुल खरीद सकते हो। इस पर मैं एक डिटेल्ड में वीडियो प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्द आने वाला है। बेल आइकन जरूर दबाना एंड ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, बाय।